नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहले वायुसेना के महाबली चिनूक हेलीकॉप्टर की, जिसे तकनीकी खामी के चलते बक्सर के गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। लेकिन बुधवार से खड़ा चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। चिनूक की उड़ान को देख ग्रामीण जोश के मारे उछल पड़े और तिरंगे के साथ इस हेलीकॉप्टर को विदा किया। ग्रामीणों का हुजूम वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। अभी चिनूक महज कुछ फीट ही ऊपर उड़ा था कि अपने पंखों से वो चमत्कार देखकर भीड़ जोश के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी इंजन की घड़घड़ाहट बढ़ने लगी और धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। फिर तो खुशी के मारे ग्रामीण उछलने लगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अपने घर के अगल बगल ये जब घटना हुआ तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को कहीं जाना न पड़े। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई और रात से लेकर सुबह, लेकिन चिनूक को घेर कर खड़ी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञ गड़बड़ी ठीक करने के लिए दिन रात डटे रहे। आखिरकार कई घंटे की मेहनत रंग लाई और आसमान का महाबली एक बार फिर आसमान की ओर उड़ चला। सेना भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर, और सेना से भी पूछा जाएगा तो सेना लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैं बहुत खातिर भी यहाँ हुआ और सेना लोग से भी बातचीत हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। लेकिन बक्सर के ग्रामीणों के ज़हन में चिनूक की यादें हमेशा के लिए बस गई हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। चिनूक हेलीकॉप्टर को लेकर ग्रामीणों का क्रेज बताता है कि यह हेलीकॉप्टर आखिर क्यों इतना खास है, तो इसके मायने समझिए। दरअसल यह हेलीकॉप्टर से 10 टन वजन लेकर हवा में उड़ सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह दुर्गम से भी दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। इसमें एक साथ 50 से 55 लोग सवार हो सकते हैं और यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाइयों तक पर उड़ान भर सकता है। वायुसेना का महाबली कहा जाता है चिनूक को, और यही वजह है कि इस महाबली को देखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर यहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में आज भी 1/3 से अधिक बिजली बर्बाद हो जाती है। पिछले कई सालों से कोशिशों के बावजूद बिजली की इस क्षति पर पूरा अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली विभाग के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिहार को हर साल 1442 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बिहार सरकार को आगाह भी किया है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो चली है। बिहार में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस कम करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिहार को आगाह किया है, लेकिन हकीकत में इस पर अंकुश लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। जानकारों की माने तो बिहार का पीक लोड बढ़ने के कारण इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पीक लोड बढ़ने से ही बिजली का वास्तविक नुकसान भी बढ़ जाता है। दरअसल साल 2015-16 में बिहार में बिजली की डिमांड 4,000 से 4,500 मेगावाट थी। इसमें क्षति 40% थी। तब 1600 से 1800 मेगावाट बिजली की क्षति हुई।
साल 2020 में बिहार में बिजली की डिमांड 6000 मेगावाट थी और क्षति 35%। 2100 से 2200 मेगावाट बिजली की क्षति पिछले साल भी हुई। वैसे इस मामले में राज्य सरकार के पास अपने ही तर्क हैं। सुनिए बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट है नहीं ये, तो इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्री में जो खपत होती है उसका बिल प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ तो हम सब्सिडी देते हैं 4000 करोड़। हालांकि बिहार की विपक्षी पार्टियां बिजली के नुकसान को घोटाले से जोड़ रही हैं, तो सत्ता पक्ष की ओर से जल्द ही टेक्निकल समस्या को दूर करने का दावा किया जा रहा है। अंत में भारत सरकार को यह कहना पड़ा कि अगर आप अपना ट्रांसमिशन लॉस कम नहीं करेंगे, अगर आप चीजों को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तो हम भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि रोक देंगे। तो इतना बड़ा ये जो कुव्यवस्था है, ये बिना सरकार के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है। ये जो घोटाला है ये बहुत बड़े पैमाने पर है। अब तो केंद्र सरकार ने भी आगाह कर दिया है। अब सरकार बेशर्म बैठी हुई है, सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ये जनता की गाढ़ी कमाई सरकार लुटा रही है। ये कोरी बकवास है, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने बिजली के मामले में मानक, ये देखिए ये सब टेक्निकल विषय हैं। मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं, विभाग देख रहा होगा, विभाग इस दिशा में जरूर गंभीरता से सोच रहा होगा और काम कर रहा होगा। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन सारी चीजों से निदान मिलेगा बिहार को। यह सही है कि विभाग की खामियों के चलते 4%, जबकि तकनीकी खामियों से 7% बिजली स्वाभाविक रूप से बर्बाद हो जाती है। बिजली विभाग के अधिकारी फिलहाल इस मामले पर कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बिहार ने बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस की चुनौती को यदि समय रहते विभाग काबू पा ले, तो इससे सरकारी पैसों की बर्बादी जरूर रुकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बाद अब खबर के मायने को समझ लेते हैं। दरअसल विभाग की कमी से 4% बिजली का नुकसान होता है। आप समझ सकते हैं यह नुकसान कितना बड़ा है। तकनीकी कारणों से 7% बिजली की क्षति होती है, तो यह एक बड़ा नुकसान है और इसकी वजह से हर साल 1442 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस एक बड़ी चुनौती है और बिजली की बर्बादी को रोकने की पहल जरूरी है, क्योंकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे राज्य पर एक बड़ा बोझ बनकर हर साल आता है। इधर दिल्ली में निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। उद्योगपतियों से कई तरह के लुभावने वादे किए गए, लेकिन सरकार राज्य में मौजूद कारोबारियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की बदहाली से राज्य के कारोबारी नाराज हैं। दिल्ली में निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, लेकिन निवेशकों को लुभाने दिल्ली पहुंची हेमंत सरकार ये भूल गई कि उनकी अपनी राजधानी में कारोबारियों का क्या हाल है। राजधानी के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में आधी से ज्यादा बंद हो चुकी फैक्ट्रियों का हाल किसी से छिपा नहीं है। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क और नाली की हालत बदहाल है। पिछले 2 साल से चल रहे नाली के निर्माण की वजह से लोगों का गुजरना मुश्किल है। वहीं सरकारी नीतियों और उदासीनता की वजह से कुछ फैक्ट्रियां अब गौशाले में तब्दील हो चुकी हैं। सरकार का काम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में ये बुरी तरह फेल हो रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव हो या बिजली की अच्छी सुविधा या ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा। देखिए, विगत 4 सालों से लगभग ये कार्य चल रहा है। कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप मूलभूत सुविधाएं काट देंगे तो व्यापारी काम कैसे करेगा। आपने पूरा नाली कोड़ दिया, सड़क खराब हो गई, न ट्रक आ सकता है न जा सकता है, रोज यहाँ जाम लगता है। आप अगर आपके यहाँ कोई एक इंटरनेशनल बायर आया, क्या आप उनको ये दिखाएंगे? तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की बदनीयती यहीं खत्म नहीं होती। इंडस्ट्रियल इलाके में ही एक बड़े अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कारोबारी विरोध कर रहे हैं।
पॉल्यूशन कंट्रोल नियम के तहत अस्पताल के 100 मीटर का क्षेत्र लाइसेंस जोन में होता है और ऐसे में अगर नियम का पालन किया गया तो बची खुची फैक्ट्रियों में भी ताला लगते देर नहीं लगेगी। जब सरकार इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करती है तो पैसा मार्केट में रोल करता है, वो रोलिंग बंद हो चुकी है। इसके चलते ही जो है काफ़ी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। 100 मीटर के दायरे यहाँ पर साइलेंस जोन का कितना पालन हो पाएगा, या आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्रियों के बीच में इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब यहीं से तो पुदाना के इसी एरिया से यहाँ से इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, आप प्रवेश करते हैं और प्रवेश द्वार पर ही इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में उद्योग धंधों की बदहाली में सरकारी व्यवस्था बड़ी जिम्मेदार है। इसकी वजह और मायने दोनों समझते हैं। दरअसल झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम फेल साबित हो रहा है। बिजली, पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहां पर आते नहीं हैं। इसके साथ ही उद्योग के लिए जो लैंड अलॉटमेंट होती हैं उसमें भी कई तरह की खामियां हैं। लाइसेंस रिन्यूअल कराने में भी धांधली की शिकायत आती है और उद्योग को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है, जिससे प्रदेश के उद्योगपति बेहद परेशान हैं और यही वजह है कि यहां नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बिहार में बाढ़ के हालात की। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा में कमला नदी की उफान से चचरी पुल ही उजड़ गया। ऐसे में लोग जुगाड़ नाव से ही यात्रा करने को मजबूर हैं। लेकिन चचरी पुल के टूट जाने से छात्रों के स्कूल का सफर 4 किलोमीटर से बढ़कर 17 किलोमीटर हो गया। डोर खींचती चली जा रही है और कमला नदी में डोलती नैया बढ़ती चली जा रही है, कभी इस पार तो कभी उस पार। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऐसा तूफानी झोंका आया कि लदहो को बेरौल से जोड़ने वाली बांस की चचरी चरमरा गई। आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया तो सामने आई जुगाड़ नाव, जो रस्सी के जरिए कभी इस पार तो कभी उस पार ले जाने लगी। लेकिन रोजाना स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र क्या करें? चचरी टूटने से उनका 4 किलोमीटर का सफर 17 किलोमीटर में बदल गया है। खुला है, पानी के कारण फिर से हमारा पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पुल बन जाए। लदहो और बिरौल के बीचों बीच कमला नदी पर पुल बनाने की मांग अक्सर होती रही है, लेकिन जब पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने बांस की चचरी खड़ी कर दी, जिसे कमला नदी की तूफानी धारा ने तहस नहस करके रख दिया। अब आने जाने को कोई और रास्ता नहीं बचा। कभी कभार इक्का दुक्का नाव जरूर कुछ मुसाफिरों को पार कराती है, लेकिन नदी के इस पार बसे हजारों ग्रामीण और छात्र बेहद परेशान है। 17 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है, जबकि इधर से अगर पुल बन जाता है, सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मुख्यालय से लदहो गांव हो जाता है। कमला नदी पर हर साल चचरी पुल बनती है और हर बार कमला नदी उस पुल को तहस नहस कर देती है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान है कंक्रीट का वो पुल, जिसकी मांग कई साल से जोर शोर से उठ रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। दरअसल दरभंगा की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। यहां हर साल बाढ़ की त्रासदी आती है और अपने साथ बर्बादी की तस्वीरें लेकर आती है। एक अदद पुल की मांग यहां पर पूरी नहीं होती है, जबकि सालों से लोग ये मांग कर रहे होते हैं। ग्रामीणों की गुहार सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती है। हालांकि हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि ग्रामीणों की गुहार सरकार तक पहुंचे। ग्रामीण इलाके में पुल पुलियों की भारी कमी है, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जो शहरी क्षेत्र से कट जाते हैं, जिला मुख्यालय से कट जाते हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है।
इधर लगातार हो रही बारिश के चलते सुपौल के कई इलाकों में पानी भर चुका है। कई सरकारी दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। पुलिसकर्मी थाने में पानी के बीच ही ड्यूटी करने को मजबूर हैं। सुपौल में पिछले 2 दिनों से आसमानी आफत ने आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन का भी जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के निर्मली प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निर्मली थाना परिसर जल संसाधन विभाग का आईबी, पुलिस इंस्पेक्टर आवास, पुलिस बैरक सहित शहर के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाढ़ के पानी में ही आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस कर्मियों को हो रही है। बैरक में रह रहे हैं, पुलिस बैरक में, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही। बारिश की वजह से पानी पूरा रूम में भर गया है। हम लोग खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा है। सुपौल जिले की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क टूट चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद यह समझिए कि आखिर क्यों पुलिसकर्मी परेशान हैं, तो इसके मायने भी समझिए कि आखिर ऐसी स्थिति है क्यों। दरअसल ज्यादातर सरकारी दफ्तर असुरक्षित हैं। ज्यादातर थानों के भवन काफी पुराने हो चुके हैं, जर्जर हालात में हैं, और इन जर्जर भवन में ही पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मी काम करने को मजबूर हैं। संसाधनों की कमी से कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किन परेशानियों में ये लोग काम करते हैं। शिकायत के बावजूद हालात नहीं सुधरते हैं। बाढ़ जैसी विपदा से निपटने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर पुलिसकर्मी इस तरह से परेशान रहेंगे तो आम लोगों के क्या हालात होंगे, यह समझा जा सकता है। आरा की बात करते हैं, जहां पर आज से 3 दिवसीय अमृत महोत्सव शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रधान महासचिव सत्येंद्र प्रकाश ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले समारोह में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े फोटो प्रदर्शनी के साथ ही कई प्रतियोगिता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर जब देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर इस कार्यक्रम का आयोजन ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। लिहाजा आरा में रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से महंत महादेवानंद महिला कॉलेज में 3 दिनों का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश ने किया। समारोह का मकसद देश की आजादी की कहानी को जन जन तक पहुंचाना है। हर भारतीय के मन में ये उत्साह पैदा किया जाए। आजादी हम सबके लिए उत्सव का विषय है, और ये हम सबका उत्सव होना चाहिए। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। आरा में 3 दिनों तक चलने वाले अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े फोटो प्रदर्शनी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली, फ्रीडम रन, परिचर्चा और स्वच्छता श्रमदान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के माध्यम से इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके स्वतंत्रता सेनानियों को सामने लाया जा रहा है, ताकि आज की नई पीढ़ी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने, उनकी वीर गाथा पर गर्व करे। जो हमारे स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो इतिहास के पन्नों में कहीं सिमट सिकुड़ से गए, और जो स्थानीय घटनाएं रही, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बहुआयामी बनाया और उसे प्रबल योगदान दिया, उनको भी हम याद करें। अमृत महोत्सव में लगाई गई विशेष फोटो गैलरी हर किसी को आकर्षित कर रही है। आर.के. सिंह और सत्येंद्र प्रकाश भी फोटो प्रदर्शनी देख काफी प्रभावित हुए। ऐसे में नई पीढ़ी को भी इस फोटो प्रदर्शनी से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज 18 आरा। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।